सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। जो सिलेबस है उसका फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या बोला है, द प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा। प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा आपका यहाँ क्या होता है, तो देखिए द प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा इज द वे ऑफ राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। जो भी आपके कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको जो लिखने का तरीका होगा वो लिखने का तरीका यहाँ क्या कहलाएगा, प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा कहलाएगा। अब वापस सुनिए, जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने का तरीका होता है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा। ओके, सो प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा इज एन अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम using some programming language, or also we can say it is a method to solve a problem using tools and techniques that are available to us following some approach। यानी कुछ अप्रोचेस को यूज करते हुए, यानी क्या, कुछ अप्रोचेस को यूज करते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बाय यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स। किसी प्रॉब्लम को यदि हम लोग सॉल्व करें टूल्स एंड टेक्निक के थ्रू, और वो टूल्स और टेक्निक जो है किसी न किसी अप्रोच के थ्रू हम लोग यूज़ करें, वो जो अप्रोचेस आएगी वो किसके अंदर आएगी, आपकी प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा। तो इन शॉर्ट क्या होगा प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा जैसे ही बोला कन्फ्यूजन होता है कि हम इसके अंदर लिखेंगे क्या। सिंपली आपको एग्जाम में यही लिखना है कि ये क्या, इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम बाय यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, एंड इन दैट टूल्स एंड टेक्निक्स वी आर यूजिंग सम अप्रोचेस। और वो कौन सी अप्रोचेस है जो हम लोग आगे भी आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। राइट, अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा क्या होता है। क्लियर। अब मैं आपको बताऊँ कि प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा के अंदर मैंने बताया कि किसी लैंग्वेज के थ्रू किसी प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और वो आपकी लैंग्वेजेस यहाँ कौन कौन सी हो सकती है, देखिए सी लैंग्वेज, C++, पाइथन, जावा, MySQL, स्विफ्ट, ये सारी, इनके अलावा भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस होती है जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। राइट। नाउ प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी अप्रोच है। मेनली यहाँ पर आपकी दो अप्रोच आएगी, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा एंड डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा। देखिए इन दोनों अप्रोचेस के अंदर मेन डिफरेंस ये है कि एक अप्रोच आपकी बताएगी कि किसी प्रोग्राम का लॉजिक, यानी इस प्रोग्राम को कैसे करना है, और हमें बताएगी कि उस प्रोग्राम का हमारा रिजल्ट क्या आएगा। क्लियर। अगेन हमारी जो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा है और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा है, अगेन ये फर्दर डीप पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा जो डिवाइड होगी इसके फर्दर थ्री पार्ट्स होंगे, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग। राइट। नेक्स्ट डिक्लेरेटिव के अंदर अगेन हम लोगों ने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इसका कहलाएगा लॉजिक प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा, सेकंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग, थर्ड डेटाबेस प्रोसेस। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, प्रोसेसर प्रोग्रामिंग, यानी जो भी वर्क करेगा किस पे करेगा, प्रोसेसर के करेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये क्या करेगा, जो भी प्रोग्रामिंग होगी आपकी वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होगी। पैरेलल प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर यानी जितनी यहाँ पे सॉल्यूशंस होंगे प्रॉब्लम के, वो सारे के सारे किस में होंगे, पैरेलल वे में होंगे। राइट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बोला डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव के अंदर क्या है, लॉजिक प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस अप्रोच जब भी आती है आपकी, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली प्रोग्राम लिखने की बजाय जो हमारा डेटा होता है वो टेबल्स के अंदर हम लोग यहाँ पर मेंटेन करते हैं। राइट। सो इन सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा अप्रोचेस है वो 1 बाय 1 हम लोग आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी होगी इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा, जिसके अंदर हमारे 3 पार्ट आते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है प्रोसीजरल, सेकेंड आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड थर्ड आपका पैरेलल प्रोसेसिंग। राइट। देखिए इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा, इसके अंदर क्या होता है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा कौन सी होगी, तो ये आपकी होगी इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। अब ये इम्पेरेटिव क्या होगी, इट फीचर क्लोज रिलेशन टू मशीन आर्किटेक्चर। जो आपका मशीन आर्किटेक्चर था जो किस पे डिपेंड था, इट इज बेस्ड ऑन नॉन ह्यूमन आर्किटेक्चर। ये आपको मशीन डिपेंडेंट था। ठीक है। ये क्या था, मशीन आर्किटेक्चर था, और इट इज रिलेटेड टू दी, इट इज बेस्ड ऑन दी नॉन ह्यूमन मशीन। ओके, आर्किटेक्चर। इट परफॉर्म
ऑल द टास्क, जितने भी टास्क होंगे वो सारे के टास्क ही क्या करेगा, वन बाय वन ये टास्क यहाँ पर परफॉर्म करेगा। इट परफॉर्म स्टेप बाय स्टेप टास्क बाय चेंजिंग द स्टेट। द मेन फोकस इज ऑन हाउ टू अचीव अ गोल। ठीक है, जितने भी यहाँ पर टास्क होंगे वन बाय वन ये स्टेप बाय स्टेप ये सॉल्व करेगा। ये आपका क्या होगा, इट इज बेस्ड ऑन दी नॉन वॉन ह्यूमन मशीन आर्किटेक्चर एंड द मेन फोकस इज ऑन हाउ टू अचीव। इसका मेन फोकस क्या है, इम्पेरेटिव कि हम लोगों को किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे अचीव करना है, हाउ टू अचीव। जैसे इम्पेरेटिव का नाम आता है तो हमेशा आपको HOW हाउ आपका ध्यान में आ जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि कैसे इस प्रॉब्लम को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। सो हाउ टू अचीव द गोल। द नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर क्या बोली, द पैराडिग्मा कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेटमेंट। ये क्या करी, बहुत सारे स्टेटमेंट्स अपने आप में रखती है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द रिजल्ट इज स्टोर्ड, मीन्स क्या हो, देखिए ये यहाँ पर क्या कर रखा है आपने, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग, यानी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हमने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर सॉल्व किया। और जैसे ही हमने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया यहाँ पर, देन जो रिजल्ट जो होगा आपका, ऑल द रिजल्ट इज स्टोर्ड, सारे के सारे रिजल्ट आपके यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपका इसके अंदर आएगा कि इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम होगी हाउ टू सॉल्व। ये आपकी मशीन बेस्ड होती है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे और रिजल्ट, और सारा का सारा जो रिजल्ट है वो हम लोग एक जगह स्टोर कर देंगे। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल दिस रिजल्ट, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑल दिस स्टेटमेंट्स वी विल स्टोर द रिजल्ट एट द प्लेस, राइट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज आवर इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या बताया, जस्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज योर प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा, पहला क्वेश्चन यदि बनता है तो प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा बता सकते हो। इट इज वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम इन विच वी आर यूजिंग मेनी टूल्स एंड टेक्निक्स एंड ऑल्सो वी आर यूजिंग सम अप्रोचेस। कौन कौन सी अप्रोचेस है आपकी, इम्पेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव। इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव अगेन हमारी ये दो पार्ट में डिवाइड हुई। इम्पेरेटिव में यदि हम लोग की बात करें तो डेफिनेशन में हम लोग यहाँ पर ये सारा बता सकते हैं डेफिनेशन, ओके। नाउ यदि मैं इम्पेरेटिव की अगेन इससे मैं बात करती हूँ तो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि मैं एडवांटेजेस की यहाँ पर बात करूँगी तो ये आपको क्या वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको लाइब्रेरीज नहीं दे रखी है, बहुत ज़्यादा आपको फंक्शंस यहाँ पर नहीं दे रखे हैं। यहाँ पे क्या, इट इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड इट कंटेन्स फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड सेकेंड पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा, इट कंटेन्स लूप्स एंड वेरिएबल्स एक्सेट्रा। ठीक है, लूप्स और वेरिएबल्स के थ्रू क्या होगा कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा सा जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। नाउ इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि कॉम्प्लेक्स जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हो। यानी कोई इजी प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है, लो लेवल की कोई ऐसी बहुत इजी प्रॉब्लम है आपकी तो वो इजी टू इम्प्लीमेंट होगी, इजी टू सॉल्व होगी। यदि कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर तो उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेकेंड क्या होगा, इट इज़ लेस एफिशिएंट एंड लेस प्रोडक्टिव। ये आपकी लेस एफिशिएंट एंड लेस प्रोडक्टिव क्यों हुई, क्योंकि यदि इजी एंड सिंपल प्रॉब्लम हुई उससे तो सॉल्व कर रहा है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे टास्क आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। यदि ये अप्रोच आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती है तो ये क्या होगा, क्या हो गया यहाँ पर, इट इज़ लेस एफिशिएंट एंड इट इज़ लेस प्रोडक्टिव। यानी जो आपकी जो प्रॉब्लम थी उसके सिंपल टास्क को सॉल्व कर लिया बट कॉम्प्लेक्स टास्क को ये सॉल्व नहीं कर पाएगी, तो क्या होगी, आपकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी और जो आपकी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी भी आपकी यहाँ पर डिक्रीज होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आएगा, पैरेलल प्रोग्रामिंग इज नॉट पॉसिबल। इसके अंदर जो होगी आपकी पैरेलल प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं होगी। पैरेलल प्रोग्रामिंग का मीन्स मल्टीपल टास्क जो होंगे वो सारे के सारे एक साथ परफॉर्म करना क्या कहलाती है आपकी यहाँ पर पैरेलल प्रोग्रामिंग। तो एडवांटेजेस यहाँ पर कौन कौन से हो गए आपके, इट इज़ सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इट कंटेन्स लूप्स एंड वेरिएबल्स। डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या हो गया कि जो भी आपके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये इजीली सॉल्व नहीं कर सकता। यदि ये इजीली सॉल्व उस प्रॉब्लम को नहीं कर सकता है तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग उसको कि इट इज़ लेस एफिशिएंट
एंड इट इज लेस प्रोडक्टिव, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या आएगा, इसके अंदर पैरेलल प्रोग्रामिंग जो होगी वो आपकी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी, इसके अंदर हम पैरेलल प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? नाउ नाउ नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग, क्योंकि एग्जाम में जब कभी क्वेश्चन पूछा था प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा का तो हमने डेफिनेशन बता दी, उसके हमने दोनों टाइप्स बता दिए कि इम्पेरेटिव डिक्लेरेटिव है और उनके फर्दर क्लासिफिकेशन भी बता दिए। लेकिन उसके बाद भी हमें क्या उसके डेफिनेशन के साथ साथ जैसे हमने इम्पेरेटिव की डेफिनेशन बताई तो उसके साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बताया और उसके एग्जाम्पल्स भी यदि हम लोग बताए थे तब जाके हमारा आंसर कंप्लीट होता है। मेनी टाइम्स एग्जाम में क्या होता है कि आप तो बोलते हैं कि मैंने डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी मैंने एग्जाम में काफ़ी अच्छे से लिख दिए, बट मेरे मार्क्स क्यों नहीं गेन किए? मैंने मार्क्स इस वजह से गेन नहीं किए कि आंसर तो मैंने लिखा है, सही लिखा है, लेकिन कंप्लीट नहीं लिखा। कंप्लीट कब तक नहीं होता? जब तक कि आप ए से जेड तक की एबीसीडी पूरी बोल नहीं देते तब तक की सारी आपकी एबीसीडी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। अल्फ़ाबेट सारे कंप्लीट नहीं होते हैं। आपने ए से पी तक तो बोल दिया कि मैंने ए से पी तक मैंने जितने अल्फ़ाबेट्स बोले वो सारे के सारे करेक्ट है, अरे जी करेक्ट तो है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। जब आपके कंप्लीट नहीं होते तब आपके मार्क्स कट होते हैं। सो हम लोग यहाँ देखते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा कौन कौन से एग्जाम्पल्स हुए। देखिए सी लैंग्वेज, फोर्ट्रन लैंग्वेज एंड बेसिक लैंग्वेज। जो सी जो लैंग्वेज है वो किसने डेवलप की थी? यस यू आर राइट गाइस, सी जो लैंग्वेज है वो हमारे डेनिस रिची एंड थॉमसन ने इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट फोर्ट्रन जो लैंग्वेज है इट इज डेवलप्ड बाय जॉन बैकस फॉर आईबीएम के लिए डेवलप की थी। नेक्स्ट बेसिक इट इज डेवलप्ड बाय जॉन जी कर्नी एंड थॉमस ई कुड्स ने डेवलप की थी। तो इसी के साथ हमारे क्या हो गई इम्पेरेटिव जो प्रोग्रामिंग है, इस इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग के 3 एग्जाम्पल हो गए। कौन कौन से? सी, फोर्ट्रन एंड बेसिक। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपकी इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग है वो अगेन 3 कैटेगरी में डिवाइड हुई। कौन कौन सी? प्रोसीजरल, ओप्स एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, राइट। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इम्पेरेटिव जो प्रोग्रामिंग है, इम्पेरेटिव पैराडिग्मा है उसकी डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एग्जांपल्स। नाउ अब उसको 3 जो कैटेगरी में डिवाइड किया है उस 3 कैटेगरी को भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो आपकी यहाँ पर आएगी प्रोसीजरल पैराडिग्मा। फर्स्ट हमारी कौन सी आई यहाँ पर? प्रोसीजरल पैराडिग्मा। सेकेंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा एंड थर्ड पैरेलल प्रोसेसिंग पैराडिग्मा। राइट, ये तीनों पैराडिग्मा, तीनों को हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा। व्हाट इज योर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा? देखिए दिस इज पैराडिग्मा। फर्स्ट पॉइंट एम्फेसाइजेस ऑन प्रोसीजर इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइंग मशीन मॉडल। ये आपके मशीन मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों है? क्योंकि मैंने इम्पेरेटिव जब पैराडिग्मा पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको डेफिनेशन बताई थी कि इट इज बेस्ड ऑन मशीन एंड इट इज यूज्ड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर अगेन क्या हो गया, ये जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है ये किसके ऊपर बेस्ड होगी? इट इज लेइंग ऑन मशीन मॉडल। मशीन मॉडल के ऊपर लेंगे आपका बेस्ड होती है। यदि कहीं इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा था कि मशीन के ऊपर क्यों है आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये जो इट इज अ पार्ट ऑफ इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग एंड इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द मशीन एंड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो होगा वो आपको मशीन के ऊपर डिपेंड करेगा। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर कि जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है वो हमारी क्या है यहाँ पर मशीन डिपेंडेंट है, ये मशीन के ऊपर बेस्ड है। नाउ सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा? देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन प्रोसीजरल एंड इम्पेरेटिव अप्रोच। जो आपकी प्रोसीजरल और इम्पेरेटिव अप्रोच है उसके दोनों के बीच में यहाँ पर कोई भी आपका डिफरेंस नहीं है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा? इट हैज़ द एबिलिटी टू रीयूज द कोड and it was born at that time when it was in use because of its reusability। ओके, जो आपका जो इसका सबसे मेन जो कंसेप्ट है वो क्या है? आपका मेन कंसेप्ट रीयूजेबिलिटी।
रीयूजेबिलिटी मीन्स जो प्रोसीजरल जो अप्रोच है वो आपके इट इज़ बेस्ड ऑन मशीन, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन इम्पेरेटिव एंड प्रोसीजरल अप्रोच। एंड थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी, यानी जो कोड हमने यहाँ पर यूज किया है उस कोड को हम लोग मेनी टाइम्स बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूजिंग का कंसेप्ट होता है। और यदि ये जो रीयूजिंग का कंसेप्ट है इसका क्या नाम है, इनहेरिटेंस, राइट, क्या नाम है इसका, इनहेरिटेंस। यदि किसी को आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं और भी ऐसा पूछा जाए कि रीयूज हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर कंसेप्ट को, तो रीयूज के लिए हम लोग कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, रीयूज का मीन्स क्या हुआ, रीयूज का मीन्स हुआ कि हम लोग किसी कोड को बार बार यूज करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग इनहेरिटेंस लेते हैं, इनहेरिटेंस के अंदर कोड को हम लोग बार बार यूज करते हैं, राइट। नाउ अब यहाँ पे देखिए प्रोसीजरल पैराडिग्मा, यानी कोई भी आपका एक लोकल डेटा है, यहाँ पर 3 लोकल डेटा है, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। फंक्शन 1 को ग्लोबल डेटा भी यूज कर सकता है, लोकल डेटा भी कर सकता है। फंक्शन 2 के लिए आपका ग्लोबल डेटा अवेलेबल है एंड लोकल डेटा भी अवेलेबल है। फंक्शन 3 के लिए भी हमारा ग्लोबल डेटा अवेलेबल है एंड लोकल डेटा भी अवेलेबल है, ठीक है। यानी एक फंक्शन के थ्रू हमने दोनों डेटा हम लोग एक्सेस करें, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा का, कि अगेन इसके भी कुछ हमारे पास एग्जांपल्स अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से एग्जांपल्स है वो हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि कौन से एग्जांपल्स है, आपकी सी थी, ठीक है। तो उसी तरह से सी लैंग्वेज भी आपकी इसके अंदर आएगी। तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा का, सो सी लैंग्वेज एंड इट इज डेवलप्ड बाय अगेन डेनिस रिची एंड कैन थॉमस, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड आएगा C++, जो भी है C++ आपका क्या, अगेन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड इट इज डेवलप्ड बाय बिजर्ने स्टोर्ट्सॉप। थर्ड हमारी आएगी जावा, जावा इज ऑल्सो एन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा, इट इज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम्स। फोर्थ हमारी आएगी कोर फ्यूजन, इट इज डेवलप्ड बाय JJ Elias। फिफ्थ आएगी पास्कल, इट इज डेवलप्ड बाय निकोलस वर्थ। ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए, आपके प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल पैराडिग्मा के हो गए, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका आएगा कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। ये आपका किसा इंपेरेटिव जो आप पैराडिग्मा पढ़ रहे हो उसका जो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट आपने प्रोसीजर पढ़ लिया, सेकंड आपका आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी इट इज बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट नॉट ऑन दी प्रोसेस, ठीक है। पिछली बार हमने क्या पढ़ा, ये जो सारा जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग था आपका किस पे बेस्ड था, प्रोसेस के ऊपर बेस्ड था। बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी वर्किंग करेंगे, जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे, वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग हम लोग ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ हम लोग यदि जाते हैं, देखिए इसकी डेफिनेशन की तरफ हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं द प्रोग्राम इज रिटर्न एज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स विच आर मेन फॉर कम्युनिकेशन। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं और उन्हीं के थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। अब आप पूछेंगे यहाँ पर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए क्लासेस का हम लोग सबसे सिंपल सा एग्जांपल यदि यहाँ लेते हैं कि एक क्लास का नाम मैंने यहाँ पर बोला है एनिमल, जो क्लास का नेम है मैंने क्या बोला यहाँ पर, एनिमल। तो अब यहाँ पर उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, यानी क्या होंगे, कैट, डॉग, दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पर हमने क्या करा, कैट के भी 4 लेग्स होते हैं, डॉग के भी 4 लेग्स होते हैं, कैट की 2 आइज होती है और डॉग की भी 2 आइज होती है। यानी इसका जो कंसेप्ट है हमने क्या करा, इसका जो कोड है हमने मेन जो एनिमल क्लास है उसके लिए हम लोग कोड बार बार यूज करें, तो रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट भी हो गया। नाउ व्हाट इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट विच आर मेन फॉर कम्युनिकेशन। ये क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है। नाउ द स्मॉलेस्ट एंड द बेसिक एंटिटी इज ऑब्जेक्ट, यानी जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है यहाँ पर सबसे बेसिक और सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी कौन सी होगी। यस, एग्जाम में यदि हमसे पूछा जाता है सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी आपकी यहाँ पर कौन सी है, तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज आर स्मॉलेस्ट एंटिटी एंड ऑल काइंड्स ऑफ कंप्यूटेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ओनली। जितने की जितनी यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है, कंप्यूटेशन हो रहे हैं,
वो सारे के सारे कंप्यूटेशंस आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर होंगे, राइट। नाउ थर्ड, मोर एम्फेसिस ऑन डेटा रादर देन प्रोसीजर। ये किस पे फोकस कर रहा है? डेटा के ऊपर फोकस कर रहा है। डेटा मीन्स ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करेगा ये। इट कैन हैंडल ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम विच आर टुडे इन सिनेरियो। जिन्हें टुडे आज के सिनेरियो में जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उन सारी के सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगेन हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म में या प्रोग्रामिंग के अंदर आपका क्या है। फर्स्ट लाइन आपकी क्या बोली? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस फॉर द कम्युनिकेशन एंड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नाउ सेकेंड आपका पॉइंट क्या है कि जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप सारी की सारी यहाँ पर कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, इट इज़ फोकस ऑन दी डेटा। ये मेनली किस पे फोकस करेगा? डेटा के ऊपर फोकस करेगा। सो दिस इज आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट हमने कौन सी पढ़ी? प्रोसीजरल पैराडिग्म, और सेकंड हमारी कौन सी होगी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। ये दोनों कंसेप्ट हमने अभी देख लिए। दोनों किसके अंदर आ रहे हैं आपके? यस, इंपेरेटिव पैराडिग्म के अंदर आ रहे हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। तो अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यदि क्वेश्चन है आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है तो थोड़ा सा इसके अंदर बता सकते हैं कि ये कौन कौन से कंसेप्ट के ऊपर वर्क करेगा। इट वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट। तो इन सारे कंसेप्ट के ऊपर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क करेगा, क्लियर। इनको डिटेल में आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है आपके यहाँ पर, उसके आपके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पर डेटा की आपकी सिक्योरिटी होती है, ठीक। कंपेयर टू सी प्रोग्रामिंग इन दिस डेटा इज मोर सिक्योर। तो एंड सेकेंड, इनहेरिटेंस मीन्स कोड की हम लोग क्या करते हैं? रीयूजेबिलिटी करते हैं, ठीक है। थर्ड, कोड रीयूजेबिलिटी। फोर्थ वन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो एडवांटेजेस क्या हो गया? इट प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी ऑफ द डेटा, it provides inheritance, third it provides code reusability, and fourth point it is flexible and abstraction is also present here. So यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला कि कौन कौन से कंसेप्ट के ऊपर वर्क करा? Yes, it is based on the concept of classes, object, inheritance, polymorphism, abstraction और encapsulation। इन सारे कंसेप्ट के ऊपर आपका ओप्स बेस्ड है, राइट। Now examples of object oriented programming. यहाँ पर यदि हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल आएगा सिमुला। सिमुला इज आवर फर्स्ट ओप्स लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कौन सी हुई? सिमुला। सेकेंड आपकी आएगी यहाँ पर जावा, जावा डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रोसॉफ्ट। थर्ड आएगा हमारा C++, इट इज डेवलप्ड बाय बिजर्ने स्टोर्सलॉप। फोर्थ आएगी ऑब्जेक्टिव C, डिजाइन बाय ब्रैड कॉक्स। फिफ्थ आएगा विजुअल बेसिक, जिसे आप क्या बोलते हैं? VB.NET। इसको आप लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? VB.NET, इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। फिफ्थ सिक्स्थ लैंग्वेज आएगी Python, it is developed by Guido and Rosham. It is your open source language. Now 7, Ruby, Ruby developed by Yukiro. And 8, Smalltalk developed by Anki and Dang installed Adele Goldberg. तो आपकी जो Python है यहाँ पे, आप Python जो लैंग्वेज होगी वो आपकी क्या है? यहाँ पर ओपन सोर्स है, ठीक है। और आपकी यहाँ पर क्या Python के अंदर Ruby, Smalltalk, इन सभी के अंदर हम लोग क्या उसके कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो ये सारी क्या होगी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी। यानी जितनी भी इसके अंदर प्रोग्रामिंग हम लोग करें वो हम लोग बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट करें। और इस ऑब्जेक्ट आपकी क्या है? यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी है और इसी एंटिटी के ऊपर सारी हम लोग कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, ओके। देख लीजिए इसे एक बार।
नेक्स्ट पैरेलल प्रोसेसिंग अप्रोच। यदि मैं पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करती हूँ, पैरेलल का मीन्स दो प्रोसेस आपके एक साथ चलेंगे, ठीक है। दो प्रोसेस यदि एक साथ चलते हैं यानी पैरेलल हो गया, यानी एक टास्क आपका ये परफॉर्म हो रहा है, टास्क 1, ये दोनों टास्क आपके क्या हुआ, साथ साथ में परफॉर्म हो रहे हैं। यदि दोनों टास्क आपके साथ साथ में परफॉर्म हो रहे तो ये क्या कहलाएगी, आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग। यानी प्रोसेसर 1 पे टास्क 1 और प्रोसेसर 2 पे टास्क 2 परफॉर्म हो रहा है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी यहाँ पर, पैरेलल प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय डिवाइडिंग देम अमॉन्ग मल्टीपल प्रोसेसेस। मीन्स क्या, वो कोई भी एक प्रोग्राम जो होगा वो मल्टीपल प्रोसेसेस में डिवाइड करके उसको सॉल्व करना है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्योर, यानी किसी प्रॉब्लम को एक मेजर या लार्ज प्रॉब्लम में, उस प्रॉब्लम को हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, उन सारी प्रॉब्लम्स को पैरेलल में हमने सॉल्व किया। तो ये और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया उसे हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अगेन सुनिए, व्हाट इज योर डिवाइड एंड कॉन्क्योर प्रॉब्लम। डिवाइड एंड कॉन्क्योर में क्या होगा कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है लार्ज प्रॉब्लम में, उस लार्ज प्रॉब्लम को हमने क्या करा, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, सभी प्रॉब्लम्स को पैरेलली हमने सॉल्व कर दिया। देन हमने क्या करा, रिजल्ट हमने क्या करा, जो भी रिजल्ट हमारा आया था उन सभी रिजल्ट्स को हमने क्या कर दिया, कॉन्क्योर कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है, पैरेलल प्रोसेसिंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम, जो भी हमारे यहाँ प्रोग्राम है उस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल प्रोसेसेस के अंदर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ अ पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम पोजेसेस मेनी नंबर ऑफ प्रोसेसर। ये क्या करता है, बहुत सारे प्रोसेसर अपने पास रखता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रनिंग प्रोग्राम इन लेस टाइम बाय डिवाइडिंग देम। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, दिस अप्रोचेस सीम टू बी लाइक डिवाइड एंड कॉन्क्योर। तो एग्जाम में यदि आपसे यदि पूछा जाए कि पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो आपकी कौन सी अप्रोच को बिलोंग करती है, जो पैरेलल प्रोसेसिंग है वो हमारी डिवाइड एंड कॉन्क्योर प्रोसेस जो है, जो अप्रोच है उसको बिलोंग करती है। एग्जाम्पल ऑफ NECL का क्या होगा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन, एंड C++ ऑल्सो सपोर्ट बिकॉज ऑफ सम लाइब्रेरी फंक्शन, राइट। तो यहाँ देखिए, एक जो प्रोग्राम था, एक प्रोसेस था, उसको मल्टीपल प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया, जो सॉल्यूशंस था उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया वापस। नाउ फर्स्ट हमने कौन सी पढ़ी है, अभी इम्पेरेटिव पढ़ी, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 अप्रोचेस हमने डिस्कस कर ली, राइट। प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड पैरेलल, राइट। इन तीनों को काफ़ी अच्छे से हमने अंडरस्टैंड किया, समझा। इसके बाद भी कहीं आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग वापस से अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा। तो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा के अंदर क्या होगा, इट इज़ डिवाइडेड एज लॉजिक, फंक्शनल एंड डेटाबेस। ये जो आपकी जो थी डिक्लेरेटिव जो होगी किसके अंदर डिवाइड होगी, फर्स्ट जो पार्ट होगा लॉजिक, सेकंड फंक्शनल एंड थर्ड वन ये डेटाबेस के अंदर आपका डिवाइड होगा। इन कंप्यूटर साइंस द डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग इज ए स्टाइल ऑफ बिल्डिंग प्रोग्राम दैट एक्सप्रेस लॉजिक ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, जो भी आपका प्रोग्राम है उसका ये लॉजिक बताएगा विदाउट टॉकिंग अबाउट इट्स कंट्रोल फ्लो। ये क्या बता रहा है, डिक्लेरेटिव यानी लॉजिक ऑफ कंप्यूटेशन। जो भी हम लोग कैलकुलेशंस करने वाले हैं उसका लॉजिक बताएगा, रादर देन वो उसका क्या कि थियोरेटिकल उसमें वे में नहीं जाएगा, कंट्रोल फ्लो नहीं बताएगा कि इस स्टेप के बाद फर्स्ट के बाद सेकंड करना है, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ एंड सो ऑन। वो प्रोसेस ये नहीं बताएगा, जबकि ये क्या बताएगा, लॉजिक ऑफ द कंप्यूटेशन ये बताएगा। सो इट ऑफन कंसिडर प्रोग्राम एज theories of some logic, right? It may be simplified writing parallel programming programs. The focus is on what need to be done rather how it should be done. ये क्या कर रहा है, किस पे फोकस कर रहा है, इज what needs to be done, हमें क्या करना चाहिए, rather कि कैसे करना चाहिए। Basically focuses on what code is actually doing, एक्चुअली क्या कोड आपका रन हो रहा है। It just declare the result we want rather how it has been produced. Clear? This is the only difference between imperative and declarative. Imperative program is based on the how to do and declarative programming is based on the what to do. ठीक है, it is based on the what to do.
नेक्स्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा के अंदर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय ब्रिडेन इच, एंड सेकेंड हमारा आएगा यहाँ पर हैस्कल, इट इज़ डेवलप्ड बाय लिनार्ड ऑगस्टोन डे बार्टोन। थर्ड हमारा आएगा स्केला, इट इज़ डेवलप्ड बाय मार्टिन ओडेस्काय। फोर्थ वन आएगा इरलांग, डेवलप्ड बाय जो आर्मस्ट्रॉन्ग रॉबर्ट वर्डिंग। फिफ्थ आएगी हमारी जो लैंग्वेज आएगी वो लिस्ट, इट इज़ डेवलप्ड बाय जॉन। सिक्स्थ एमएल मीन्स मशीन लर्निंग, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय रॉबिन मिलनर एंड क्लोजूर। This is again our language, it is developed by Rich Hitchki. So these all are the functional programming paradigm. देखिए लॉजिक प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा की यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए इट कैन बी टर्म्ड एज एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। इट वुड सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक पजल्स एंड सीरीज। यानी लॉजिकल प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स का हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक देंगे। यदि किसी प्रॉब्लम का हम लोग लॉजिक दे रहे हैं, इसका यानी इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग प्रॉब्लम पजल्स को सॉल्व कर रहे हैं, किसी सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो इन लॉजिक प्रोग्रामिंग वी हैव अ नॉलेज बेस which we know before and along with the question and knowledge base which is given to machine and it produces the result। यदि कोई प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये वो प्रॉब्लम क्या है पहले से सॉल्व कर रखी है, उसका एनहांसमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग प्रीवियस रिजल्ट देखेंगे, उस पर कुछ हम लोग हिट एंड ट्रायल करेंगे एंड उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग हम लोग न्यू सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर? नाउ इन नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच कंसेप्ट ऑफ नॉलेज बेस इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, जो नॉलेज बेस के कंसेप्ट होते हैं वो हमारे नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें अवेलेबल नहीं होते हैं। जब जैसे हम लॉजिक प्रोग्रामिंग हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर नॉलेज बेस का कंसेप्ट हम लोग रिक्वायर होता है, हमें यूज़ करते हैं। व्हाइल यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ हम लोग नॉलेज बेस यूज़ करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने वॉशिंग मशीन आपकी बनी है, दैट इज़ व्हाट, ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। यदि मैं फुली ऑटोमेटिक मशीन की यदि बात करती हूँ तो वो नॉलेज बेस के ऊपर वर्क कर रही है, तो आपने क्या करा, उसके ऊपर एक डेटा फिल कर दिया कि जो वाटर फिल करने का टाइमिंग इतना रहेगा, मशीन में चलने का, जो क्लोथ को वॉश करने का टाइमिंग इतना रहेगा, ड्राई करने का टाइमिंग जो होगा उसका फिक्स कर दिया। यानी वो क्या करा, उस डेटा बेस के ऊपर उस प्रोग्रामिंग आपकी रन हो रही है, काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपकी लॉजिक प्रोग्रामिंग है वो आपकी जो आपका डेटाबेस ऑलरेडी अवेलेबल है उस पर वर्क करेगा। जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग है वो प्रीवियस डेटाबेस का कुछ भी नहीं रखती, उसके ऊपर वर्क नहीं करती है। नाउ वी हैव सम मॉडल्स लाइक perception model which is using the same mechanism. In logical programming the main emphasis on knowledge base and the problem, यानी जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अंदर के अकॉर्डिंग जो आपका नॉलेज बेस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करता है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। नेक्स्ट फंक्शनल, आपकी प्रोग्रामिंग, इस फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होगा कि मेनली मैथमेटिक्स जो होगी और उसके ऊपर वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा, द फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा हैज इट्स रूट्स इन मैथमेटिक्स एंड इट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। ये आपकी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। द की प्रिंसिपल ऑफ दिस पैराडिग्मा इज दैट the execution of series of mathematical of function, right? It is very easy. The central model for the abstraction means कि abstractions means आपका क्या होगा, जो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वही आपको शो करेगा और आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है उसे हाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ATM मशीन का एग्जांपल लेते हैं, यानी क्या हुआ, आपके लिए जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि आप उसके अंदर अपना नेम, पासवर्ड एंड अमाउंट आप ये डाल सकते हैं, लेकिन उसके पीछे यानी बैकहैंड में कि टोटल कितने आपके कस्टमर्स का डेटा रिकॉर्ड है, कितनी मनी का ट्रांजैक्शन ऑलरेडी आपका हो चुका है या आगे मतलब कि अपने पास ATM में कितना अमाउंट रखा हुआ है। ठीक है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र के लिए नीडफुल नहीं है, तो हमने क्या करा, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर इसने क्या बोल रहा है आपको फंक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर कि ये एब्स्ट्रैक्शन का फंक्शन आपको प्रोवाइड कराता है, जिसका क्या मीनिंग है, विच आर मेन
for some specific computation and not the data structure. Clear? Data are loosely coupled to function. The function hide them implementation. There are two type of coupling: loosely coupled. Function can be replaced with their value without changing the meaning of the program. फंक्शन जो होंगे उनकी वैल्यू के से रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इन द प्रोग्राम. सम ऑफ द लैंग्वेज लाइक पर्ल, जावास्क्रिप्ट मोस्टली यूज दिस पैराडिग्मा. तो ये पैराडिग्मा के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पैराडिग्मा में हम लोग यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं. क्लियर? इस फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा के आपको एग्जांपल्स मैंने अभी बताए थे. कौन कौन से एग्जांपल है? जावास्क्रिप्ट, हैशस्केल, स्केला, एरलैंग, लिस्प. एमएल स्टैंड्स फॉर मशीन लर्निंग. एमएल के लिए मैं आपको फुल फॉर्म लिख करके बता देती हूँ. एमएल का मतलब क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर? मशीन लर्निंग. ML stands for machine learning and also developed by Richie Hitzke. Next, database or data driven programming approach, right? This programming method apology is based on the data and its movement. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हम लोग पढ़े, अलग अलग सारी हम लोगों ने अप्रोचेस पढ़ी थी. उन सब के कोई ऑब्जेक्ट्स के ऊपर था, कोई प्रोसेस के ऊपर था, मल्टीपल प्रोसेस आपके सारे वर्क करते हैं, कोई लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंट था, फंक्शनल था. तो अभी जो हम लोग यहाँ पर डिक्लेरेटिव पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा है आप बता सकते हैं? यस, रिकॉल कीजिए. यस, हम लोगों ने उसके अंदर जो पढ़ा है लॉजिकल के बारे में आपने पढ़ा था अभी लास्ट स्लाइड में. लॉजिकल प्रोग्रामिंग एंड सेकंड जो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं डेटाबेस एंड डेटा ड्रिवन अप्रोच. क्लियर? तो यहाँ पे देखिए दिस प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी इज बेस्ड ऑन डेटा एंड इट्स मूवमेंट. प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर डिफाइंड बाय डेटा. जितने भी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होंगे वो आपकी डेटा के थ्रू डिफाइंड होंगे रादर देन हार्ड कोडिंग. यानी क्या, डायरेक्ट कोडिंग करने की बजाय हम लोग यहाँ पर फोकस किसके ऊपर करेंगे? डेटा के ऊपर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे. थर्ड पॉइंट आएगा यहाँ पर, अ डेटाबेस प्रोग्राम इज द हार्ट ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन. व्हाट इज दिस? दिस इज द हार्ट ऑफ द बिजनेस इंफॉर्मेशन. व्हाई सो? बिकॉज बिजनेस इंफॉर्मेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? सारे के सारे रिकॉर्ड्स हम लोग यहाँ पर मेंटेन करते हैं. यदि हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड्स यदि मेंटेन करने की यदि मैं बात करती हूँ मैं, तो जिसके अंदर क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मैंने मेंटेन किया है, तो एम्प्लॉय का डेटा मुझे चाहिएगा, नेम, एज, एड्रेस, मेल आईडी, उसका आईडी. ओके, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने क्या करा, एक टेबल के अंदर स्टोर करी. यदि मैं इस सारी इन्फॉर्मेशन को टेबल के अंदर मैं स्टोर कर रही हूँ तो ये क्या कहलाएगा, सारा का सारा डेटाबेस मैंने लिया. डेटाबेस के अंदर सारी की सारी मैंने क्या कर दी, कैलकुलेशंस कर दी है. ठीक है, तो मैंने हार्ड कोड मैंने कोडिंग ना करके मैंने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए सारा डेटा एक पर्टिकुलर टेबल में स्टोर कर दिया. उस टेबल के अकॉर्डिंग उस डेटा को मैं एक्सेस करूंगी, मैनिपुलेट करूंगी एंड जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है वो रिट्रीव भी मैं कर सकती हूँ. सो डेटाबेस प्रोग्राम इज द हार्ट ऑफ द बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट प्रोवाइड्स फाइल क्रिएशन. फाइल को क्रिएट करते हैं, डेटा की एंट्री हम लोग कर सकते हैं, डेटा को हम लोग अपडेट कर सकते हैं, क्वेरी को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और रिपोर्ट यदि जनरेट करनी है तब भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा, देयर आर सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर डेवलप्ड मोस्टली फॉर डेटाबेस एप्लीकेशन. फॉर एग्जांपल एसक्यूएल. एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है वो आपका किसका एग्जांपल है? डेटाबेस और डेटा ड्रिवन प्रोग्रामिंग अप्रोच का. ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट, it is applied to streams of structured data for filtering, transforming, aggregation such as computing statistics or calling other programs, right? So it has own wide applications. Mainly it is used for the business application where we store multiple data and we are accessing that data and manipulating that data and updating that data, right? Now database or data driven programming approach.
तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर हमने कोडिंग हमारी डेटाबेस के अंदर किस तरह से होती है। हमने क्या करा, क्रिएट डेटाबेस, हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। डेटाबेस एड्रेस उसका मैंने क्या कर दिया, नाम रख दिया। नाउ अब मैं क्या करूँगी, क्रिएट क्या करूँगी, मैं टेबल क्रिएट करूँगी। यहाँ पर मैंने क्या क्रिएट किया था, क्रिएट मैंने यहाँ पर डेटाबेस किया था। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, क्रिएट टेबल कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्रिएट मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्रिएट मैंने यहाँ पर डेटाबेस किया है, उस डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। नाउ मैं अब मैं क्या करूँ, उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करनी है, तो क्रिएट टेबल क्रिएट करी, राइट। एंड उस टेबल का नाम क्या रख दिया मैंने, ADDR एड्रेस, जिसके अंदर क्या हो, पर्सन आईडी, किसी पर्सन की आईडी ली। आईडी हमेशा क्या होगी आपकी, इंटीजर टाइप की। लास्ट नेम आपका क्या होगा, कैरेक्टर टाइप का हो गया। फर्स्ट नेम मैंने क्या कर दिया, कैरेक्टर टाइप। तो यदि हम लोग डेटाबेस की बात करते हैं, डायरेक्ट कैरेक्टर नहीं लिख के हमें वेयर क्या लिखते हैं, और उसकी हमने लिमिट भी कर दी कि जो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम है उसकी कितनी लेंथ आपकी यहाँ पर हो सकती है। मैंने 200 मैंने यहाँ पर लेंथ उसको स्पेसिफाई कर दी। नाउ उसका अगेन किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन एड्रेस यहाँ दिया, और उसका क्या, वेयर केयर और 200। सिटी का नेम भी अगेन कौन सा डेटा टाइप यूज़ किया, वेयर केयर, और उसकी मैंने लेंथ दे दी। कौन सा स्टेट है, वेयर केयर, यानी कौन सा डेटा टाइप है, वेयर केयर, और उसकी लेंथ। तो यहाँ पर मेरी जो एक टेबल क्रिएट हुई है, उस टेबल का नाम क्या है, मेरी ADDR टेबल का नाम हो गया। देन सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या एंट्री करी, पर्सन आईडी, इसका डेटा टाइप कौन सा हो गया आपका, इंटीजर टाइप। पर्सन आईडी इंटीजर टाइप हो गई आपकी, यानी किसी भी आईडी यदि किसी को देते हैं, 101 आईडी दे दी मैंने यहाँ पर। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये देखिए लास्ट नेम मैंने लिखा है यहाँ पर। लास्ट नेम के लिए मैंने आईडी क्या दी यहाँ, सॉरी कैरेक्टर डेटा टाइप क्या यूज़ किया, वेयर के। लास्ट नेम मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज कुमार, फर्स्ट नेम डेटा टाइप मेरा यहाँ पर क्या हो गया, वेयर के। नाम सपोज मैंने दे दिया रवि, ओके। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा, एड्रेस अगेन मेरा डेटा टाइप कौन सा यूज़ किया, वेयर के। तो मैंने एड्रेस के लिखा यहाँ पर वेयर के, और एड्रेस मैंने सपोज दे दिया 11/21 रामनगर। यहाँ पर क्या, वेयर केयर का मतलब क्या हुआ, आपके कैरेक्टर टाइप की वैल्यू भी आ गई और इंटीजर टाइप की भी आ गई। नाउ सिटी मैंने क्या ले ली यहाँ पर, जयपुर, ओके। नाउ स्टेट मैंने क्या ले ली यहाँ पर, राजस्थान। कौन सा डेटा टाइप है मेरा, वेयर केयर है, ठीक है। क्लियर। इस तरह से हम लोग किसी भी डेटाबेस को हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ अब हमने जो पढ़ा था यहाँ पर कि इम्परेटिव और डिक्लेरेटिव सब कुछ पढ़ा है, जो हमारी प्रोसेसरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और दूसरी हमारी यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब मेनली इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस क्या है, उन दोनों डिफरेंसेस को हम लोग यहाँ पर 1 by 1 अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोसेसरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेसरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की यदि बात करते हैं, इन प्रोसेसरल प्रोग्रामिंग प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू सम स्मॉल पार्ट्स इज कॉल्ड अ फंक्शन। जो भी आपका यहाँ पे प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम आपकी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो आपके क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, फंक्शन, यानी मुझे एक प्रोग्राम करना है जिसके अंदर मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों के चारों ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो मैंने क्या करा कि ये पूरी प्रॉब्लम है, पूरा प्रोग्राम है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने 4 फंक्शन बना दिए। फर्स्ट फंक्शन इज फॉर द ऐड, सेकंड फंक्शन इज फॉर द सब्ट्रैक्शन, थर्ड फंक्शन इज फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ फंक्शन इज फॉर द डिवीजन।
तो इस तरह से मैंने क्या करा, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको अलग अलग फंक्शंस में मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। नाउ यदि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की यदि बात करती हूँ तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स लाइक ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज वर्क ऑन दी फंक्शंस। जो भी आपका, जैसे मैंने क्या करा, किसी एनिमल के ऊपर मुझे क्या करना है, एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाना है, तो मैंने क्या करा कि डिफरेंट उसके ऑब्जेक्ट्स के मैंने अंदर डिवाइड कर दिया। ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो गए आपके, एनिमल, डॉग, एनिमल कौन कौन से हो गए आपके, डॉग, कैट, रैट, रैबिट, तो उसके अंदर मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मैं कैरेक्टराइज कर दिया। राइट, नाउ नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पॉइंट होगा प्रोसेसर प्रोग्रामिंग फॉलोइंग टॉप डाउन अप्रोच। कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है, टॉप डाउन, यानी कोई एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर मेन कोई एक प्रॉब्लम है तो इसको अलग अलग सारी सब प्रॉब्लम्स के अंदर यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गई आपकी टॉप डाउन अप्रोच हो गई। नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपकी प्रोग्रामिंग है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बॉटम अप अप्रोच हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी ये जो एक क्या था, एनिमल था, ये क्या आपका एक एनिमल है, यानी इसको क्या करा, डॉग, डॉग, कैट, रेट, तीन प्रॉब्लम्स थी। इन तीनों को जो तीनों के रिजल्ट आएंगे उनको कंबाइन करके हम लोग किसमें देंगे, एनिमल में देंगे। तो ये कौन सी हो गई आपकी बॉटम अप अप्रोच हो गई। थर्ड यदि हम लोग पॉइंट की बात करेंगे, देयर इज नो एक्सेस स्पेसिफायर इन प्रोसेसर प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इस तरह से यहाँ पर कोई भी इसको राइट नहीं दे रखे हैं कि इस फंक्शन को वो मतलब कि एक्सेस दे सके कि इस फंक्शन पूरे प्रोग्राम में यूज़ होगा, पर्टिकुलर किसी एक पार्ट में यूज़ होगा या कहाँ यूज़ होगा। यहाँ पर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर इन प्रोसेसर प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ नहीं होता है। बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी आर यूजिंग 3 एक्सेस स्पेसिफायर। कौन कौन से हैं आपके, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज एक्सेस स्पेसिफायर लाइक प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ये 3 एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। राइट, नाउ फोर्थ, एडिंग न्यू डेटा एंड फंक्शन इज नॉट इजी। यदि कोई न्यू डेटा या फंक्शन को हम लोगों को यहाँ ऐड करना है तो वो यहाँ पर इजी नहीं है। बट इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एडिंग न्यू डेटा एंड फंक्शन इज इजी। कोई सी न्यू डेटा को ऐड करना है या फंक्शन को ऐड करना है वो हमारे लिए यहाँ पर बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट, प्रोसेसर प्रोग्रामिंग डज नॉट हैव एनी प्रॉपर वे ऑफ हाइडिंग डेटा, सो इट इज लेस सिक्योर। ठीक है, बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इट इज मोर सिक्योर बिकॉज इन दिस वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड कैप्सुलेशन। फॉर दैट तो क्या हो गया हमारा, सो दैट वी हैव अ डेटा मोर सिक्योर इन मैनर। Object oriented programming provides data handling, so it is more secure. Now 6th point, in processor programming it is overloading is not possible. Overloading का जो concept है वो आपका यहाँ पर processor programming के अंदर नहीं होता है, but यहाँ पर आपका object oriented programming के अंदर overloading का concept हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक बात यहाँ पर ध्यान सुनिए कि मैं यहाँ पर दोनों के अंदर डिफरेंसेस आपको बता रही हूँ। तो एग्जाम के अंदर बहुत सी बार पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आपको इन डिफरेंसेस के साथ साथ इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स भी आपको देने हैं। जैसे मैंने आपको टॉप डाउन के लिए ये एग्जांपल दिया, बॉटम अप के लिए एनिमल के लिए कैट रेट का मैंने एग्जांपल दिया, सिक्योर एंड लेस सिक्योर के लिए आप बता सकते हैं, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। राइट, एंड ओवरलोडिंग का आप कंसेप्ट दे सकते हैं, प्लस प्लस जो आप यूज़ करते हैं ऑपरेटर। नहीं, नाउ नेक्स्ट 7th पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा, इन प्रोसेसर प्रोग्रामिंग देर इज नो कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग एंड इनहेरिटेंस, बट देर इज कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग एंड इनहेरिटेंस। ओके, जो डेटा आपके लिए यूजफुल नहीं है उसको हम लोग हाइड कर सकते हैं, और इनहेरिटेंस यानी कोड की रीयूजेबिलिटी भी हम लोग कर सकते हैं। बट प्रोसेसर प्रोग्रामिंग के अंदर कोड को हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ देखिए वापस डिफरेंसेस, इसके अंदर प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं।
इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, एंड इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये आपकी टॉप डाउन अप्रोच होगी, दिस वन इज योर बॉटम अप अप्रोच। इन दिस no access specifier we are using, there is we are using three types of access specifier: private, public and protected. New data and function is not, हम लोग इजीली इसको ऐड नहीं कर सकते, और हम लोग इजीली न्यू डेटा एंड फंक्शंस को हम लोग इजीली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इट इज़ आर लेस सिक्योर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज आर मोर सिक्योर, प्रोसेसर प्रोग्रामिंग इज overloading is not possible, in object oriented overloading is possible. In process programming, data hiding and inheritance concept is not possible, but in the object oriented programming, data hiding and inheritance concept is possible here, right? नाउ यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं, इन प्रोसेसर प्रोग्रामिंग द फंक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, इन प्रोसेसर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द फंक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेटा। यहाँ पर आपको फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फंक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेटा। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा इज मोर इम्पोर्टेंट देन फंक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग वो ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करिए, और ऑब्जेक्ट का मीन्स डेटा हो गया आपका। नाउ प्रोसेसर प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द अनरियल वर्ड, बट इट इज बेस्ड ऑन द रियल वर्ड प्रोग्रामिंग। नाउ प्रोसेसर प्रोग्रामिंग इज यूज फॉर डिजाइनिंग मीडियम साइज प्रोग्राम जो होंगे आपके, उनको वर्क करने के लिए आपकी प्रोसेसर प्रोग्रामिंग यूज होगी। और यदि लार्ज साइज के आपको प्रोग्राम यूज करने हैं, तब हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो होगी उसको सॉल्व करने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे, और मीडियम साइज की यदि कोई प्रोग्रामिंग है आपकी, तो उसके लिए हम लोग प्रोसेसर प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे। नाउ प्रोसेसर प्रोग्रामिंग यूजेस द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज द कंसेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल इज C, Fortran, Pascal बेसिक, एंड देयर एग्जाम्पल इज C++, जावा, पाइथन, C#, एटसेट्रा। तो अगेन हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग है जो फंक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है रादर देन डेटा, बट इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इट इज़ मेनली फोकस ऑन द डेटा रादर देन फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आएगा, यहाँ पे देखिए, इट इज़ फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द अनरियल वर्ड, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द रियल वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेसर प्रोग्रामिंग इज mainly designed for the medium size program, but object oriented programming is mainly used for the large and complex size programs. Now the procedural programming mainly use the concept of procedural abstraction, now and object oriented programming mainly use the concept of data abstraction. Examples are C, Fortran, Pascal basic are the example of processor programming, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आपके एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए, C++, जावा, पाइथन, C#, ऑल आर दी एग्जांपल्स ऑफ दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसेसर प्रोग्रामिंग दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट? If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.